एपिसोड 16। कहानी अब आगे। परिधि को इस तरह से दुखी मन से काम करते देख कोमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो अपनी माँ के पास जा धीरे से बोलती है, माँ, ये मासी भाभी के साथ नौकरों के तरफ पेश क्यों आ रही है? ये क्या कोई नौकरानी है जो उनके किसी भी बात को नहीं सुनती है, बस अपना ऑर्डर दे देती है? ये सही है क्या? कोमल के ऐसा बोलने पर सुगंधा उससे कहती है कि अब 1-2 दिन और उसके बाद दीदी वापस जाने ही वाली है। ये बात उनके बगल में बैठी नयन सुन लेती है और जैसे ही उसने ये बातें सुनी उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और इसी वजह से उसके हाथों से चम्मच छुट नीचे फर्श पर गिर जाता है। अरे नयन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सब ठीक? रेशमा की आवाज सुनते ही नयन झट से खुद को संभलाते हुए झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला बोल पड़ती है। हाँ रेशमा माँ, सब ठीक है और मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो हाथ से गलती से चम्मच छूट गया, इसी वजह से वो नीचे गिर गया, मैं अभी उठा लेती हूँ। नयन इतना बोल चम्मच उठाने लगी, लेकिन अभी भी परिधि का ध्यान सिर्फ रियांश पर ही था। पर फिर भी वो सारा खाना पीना का काम निपटा कर एक प्लेट में अच्छी तरह से खाना परोस अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे कोमल के बात याद आ गई और वो याद आते ही वो झट से कोमल के कमरे के तरफ जाने लगी, लेकिन कोमल उसे कमरे के बाहर ही दिखाई दे गई। कोमल, जरा 1 मिनट मेरी बात सुनिए तो। परिधि के इस तरह बुलाने पर कोमल झट से उनके पास जाते हुए पूछी, हाँ भाभी बोलिए, कोई काम था क्या आपको? मैं अभी कमरे में जा ही रही थी। हाँ कोमल, दरअसल हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर आप तो जानती ही है कि दिन भर हमें बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम अभी रियांश जी को खाना देकर आपके पास आ रहे हैं। आप अभी सोएंगी तो नहीं ना? हाँ जानते हैं भाभी कि आपको रेशमा मासी के ऐसे अचानक से आ जाने की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी आप बिना कुछ बोले सब मैनेज कर रही है। और आप जब चाहे हमसे बात करने हमारे कमरे में आ सकती है, हम अभी नहीं सोएंगे और अगर सोने वाले होते भी ना तो भी अपनी भाभी के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना? डोंट वरी, हम कमरे में आपका वेट करते हैं, आप आराम से भाई को खाना खिलाकर आ जाएगा। वैसे आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी है? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो हम आपको आकर बताते हैं, बस आप कुछ देर हमारा वेट कीजिएगा। परिधि इतना बोल अपने कमरे में चली गई और कोमल वही खड़ी एक गंभीर सांसें लेते हुए सोचने लगी, आखिर में भाभी को मुझसे ऐसा भी क्या बात करनी है जो उन्होंने मुझे अभी के लिए भी वेट करने बोला। पता नहीं, अब तो वो जब आएंगी तभी पता चलेगा। खैर अभी कमरे में जाकर कुछ पढ़ ही लेते हैं। रेशमा जी का कमरा। रेशमा रोज की तरह अपने बेड पर फैल गई और अपने हाथ में रखे तुलसी के माला को बगल में रख दिया। बेड के जस्ट नीचे एक गद्दा पर नयन भी लेट गई थी, पर उसके दिमाग में तो सुगंधा वाली बात ही घूमे जा रही थी, जिस वजह से उसे नींद कहाँ आने वाली रही और इसीलिए वो झट से उठकर बैठ गई और रेशमा से पूछ पड़ी, रेशमा माँ, हमने आज सुगंधा चाची से सुना कि आप 2 दिनों के बाद जाने वाली है, क्या सच में आप जा रही है? अगर आप जा रही है तो आप हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हमें आप अपना नहीं समझती है ना? अपनी नौटंकी शुरू करते हुए बोली। उसकी बात सुन रेशमा बेड पर से उठकर नीचे आ बैठते हुए बोली, खबरदार कि आइंदा तुमने ऐसी बात फिर कही तो। अरे पगली, तुम्हें तो मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती हूँ। तू जानती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन के बेटे रियांश से करवाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है। ये बात जानकर मुझे दुख तो हुआ, पर अब होनी को कौन बदल सकता है? अब जबकि मैं यहाँ पर इतने दिनों तक रह ली तो मैं सोच रही थी कि अब चली जाती हूँ। वैसे भी कितने दिनों तक यहाँ पर रहूंगी? मुझे बहू से वैसे भी ज्यादा बनती है, नहीं इससे ज्यादा बेहतर यही है जी मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाओ। रेशमा की बात सुन मन ही मन खुद पर गुस्सा करते हुए नयन बोले जा रही थी, अरे बेवकूफ, अगर इस बुढ़िया के चक्कर में रही तो ये तुम्हें भी अपने साथ ले निकल जाएगी यहाँ से। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। वो इस तरह से सोच में डूब गई थी जो उसके सामने अभी भी रेशमा बैठी हुई है ये बात याद नहीं था और तभी रेशमा उसके कंधे को पकड़ हिलाते हुए बोली, नयन बेटा, ये तुम रह रह कर कहाँ खो जाती हो? ऐसे ही मंदिर में भी तुम कुछ सोचने लग गई थी। रह रह कर सोचने की आदत कब छोड़ोगी तुम? नहीं तो रेशमा माँ, मैं कहाँ कुछ सोच रही थी, वो तो मैं बस ये सोचकर थोड़ा दुखी हो रही हूँ कि जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो सब आपको बहुत याद करेंगे।
वैसे भी इन दिनों सबको आपसे बहुत लगाव भी तो हो गया है। भले ही परिधि जी को ना हुआ हो और बाकी को तो हो गया है ना। हाँ ये बात तो है, पर अब इसमें क्या कर सकते हैं। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। ये हमारा घर थोड़ी ना है जो हम सब दिन यहीं पर रहेंगे। अच्छा तुम ये सब छोड़ो और अभी सो जाओ। कल जरा जल्दी उठ जाना। जी रेशमा माँ, आप भी सो जाइए। शुभ रात्रि। हाँ हाँ शुभ रात्रि। रेशमा इतना बोल जाकर सो गई बेड पर। लेकिन नयन की आंखों से तो पूरा का पूरा नींद ही गायब था। बस ये सोच सोच कर कि अब उसे इस राजशाही जैसे घर से निकलना पड़ेगा, वो भी उसकी रेशमा माँ की वजह से। वो ऐसा होने से कैसे रोके, बस यही सोचे जा रही थी। रियांश का कमरा। परिधि जब अपने कमरे में आई तो देखी कि रियांश बेड पर अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ है। उसे ऐसे देखकर परिधि को भी लगा शायद उसके सर में दर्द हो रही है, इस वजह से वो ऐसे लेटे हुए है। यही सोच वो खाने का प्लेट टेबल पर रख जल्दी से अपने अलमारी से बाम निकाल जाकर रियांश के सर के पास बैठ गई और बड़े ही नाजुक भरी हाथों से रियांश के सर का मसाज करने लग गई। पर जैसे ही रियांश को परिधि के हाथों का स्पर्श हुआ, वो झट से अपनी आंखें खोल सामने देख बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो परिधि? क्या कर रही हो? आपके सर में दर्द है ना, तो इसीलिए बाम लगा रही हो, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। वो अभी खाने के टाइम दादी माँ ने बोला था और मासी जी की वजह से आ ही नहीं पाए, इसीलिए अभी लगा रही हूँ। सॉरी, मैं इस सब के चक्कर में आप पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। परिधि की इस बात में बहुत उदासी दिख रही थी। ये सब देख रियांश बेड पर उठकर बैठ गया और परिधि के हाथों को अपने हाथ में ले उससे बड़े ही प्यार से बोला, मेरे सर में दर्द नहीं है परिधि, वो दादी ने इसीलिए कहा होगा ताकि तुम यहाँ पर आ सको। क्या आपके सर में दर्द नहीं है? जब दर्द नहीं है तो आप नीचे खाने क्यों नहीं आए? क्या बात है रियांश जी, आप एक चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आप कुछ नाराज सा लग रहे हैं। मुझसे नाराज है क्या? बोलिए ना। परिधि को लगा शायद उसके इस तरह रियांश पर ध्यान ना देने की वजह से वो उससे नाराज है, इसीलिए वो ऐसा बोली। पर उसकी बात सुन रियांश उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ? उल्टा मुझे तो इस बात से तकलीफ हो रही है कि इस घर में तुमसे कितनी बदतमीजी के साथ पेश हो रही है मासी, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से आज वो मंदिर में पंडित जी ने उस नयन को मेरी पत्नी बोल आशीर्वाद देने लगे। उस वक्त मेरा मन तो किया। रियांश के आवाज में गुस्सा आ गया ये बोलते बोलते, जिसे सुन परिधि झट से मुस्कुराकर उसके सीने से जा लगी और प्यार से बोली, अच्छा तो ये बात है, मतलब कि मेरे पतिदेव को गुस्सा इस बात की है कि पंडित जी ने आज नयन को आपकी पत्नी समझ ली, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है रियांश जी? अब उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि वो आपकी पत्नी नहीं है। वो आप दोनों को साथ में खड़े देखे होंगे, इसीलिए बस बोल दिए। तुम्हें ये बात बस जरा सी लग रही है, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनों पूरी लाइफ तुम्हारी जगह ना तो किसी को दूंगा और ना ही उसके बारे में किसी को बोलने दूंगा। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। रियांश का अपने प्रति उतना ज्यादा प्यार देखकर परिधि खुशी से फुला नहीं समा रही थी और इसीलिए वो बोल पड़ी, बस बस रियांश जी अब चुप हो जाइए, क्योंकि आपका इतना प्यार देखकर अब मुझे खुद के नजरों से भी डर लगने लगा है, कहीं मेरे प्यार को मेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा तो तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार का इजहार करे? अच्छा अब मेरा मूड जब इतना खराब है तो तुम इसे ठीक करने के लिए एक किश तो दे ही सकती हो, चलो दो। रियांश एकदम हक के साथ बोला और अपनी होंठ आगे कर दिया। ये देख परिधि को हल्का शर्म भी आया और प्यार भी, लेकिन अभी उसे कोमल के पास जाना था, इसी वजह से वो रियांश के सर पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोली, आपके लिए खाना मैंने टेबल पर रख दी है। इस वक्त जो आप मांग रहे हैं मैं आपको नहीं दे सकती, पर बाद में पक्का दूंगी, क्योंकि अभी कोमल से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। पर आप खाना खा लीजिएगा। इतना बोल परिधि बेड पर से उतर जाती है और चली जाती है। रियांश बस उसे देखता ही रह जाता है। परिधि रियांश को खाना दे कमरे से चली जाती है। कोमल का कमरा। कोमल अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई एक किताब को खोल ध्यान से उसे देखे जा रही थी और हल्के हल्के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। परिधि कमरे के अंदर आते ही कोमल को कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कोमल की मुस्कुराहट पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही वो एकदम चुप हो मन ही मन बोलती है, कामना तो बता रही थी कि कोमल कुछ सोचकर काफी परेशान है, पर कोमल तो अभी किताब पढ़ रही है और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। क्या करूं, उनसे सवाल करूं क्या?
परिधि वही खड़ी मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर कोमल के किताब पर जा पड़ती है। उसे देख वो एकदम हैरान हो जाती है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, अब लगता है कामना बिल्कुल सही बोल रही थी। क्या बात है कोमल, आप आज बड़े ही लगन के साथ ये किताब पढ़ रहे हैं। जरा हमें भी तो दिखाए कि आप आखिर में पढ़ क्या रहे हैं। परिधि कोमल के पास जा उसके हाथों से ये बोल किताब लेने लग जाती है। तभी कोमल झट से अपने किताब को समेट परिधि से दूर खींच लेती है और उसे अपने पीछे रखते हुए बात को बदलते हुए बोलती है, अरे भाभी आप आ गई। ये तो बस टाइम पास के लिए पढ़ रही थी। आप इस टाइम क्या पढ़ेंगी ये सब। अच्छा ये सब छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना, क्या है वो जरूरी बात। मैं तो यब से सोच सोच कर परेशान हुए जा रही हूँ पर अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ हाँ नंद जी, बात तो मुझे करनी है आपसे, वो भी बहुत जरूरी। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में आप इस किताब को उल्टाकर इसमें क्या पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से मेरे आते ही झट से किताब को बंद कर रख दी। ऐसा लगता है जरूर उस किताब में कुछ तो खास है, क्यों। परिधि जरा मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन उसकी बात सुनते ही कोमल झट से हैरान हो जाती है और अपने किताब में छिपाए सच को कहीं बाहर न आ जाए ये सोच झट से उसे उठाकर बेड और से उतर अलमारी में रखते हुए बोलती है, क्या भाभी आप भी ना। आप ये सब बात को कीजिए साइड और जो जरूरी बात है पहले मुझे वो बताइए। आपको नहीं पता कि कब से मैं इस बड़े में सोच सोच कर परेशान हुए जा रही हूँ। अच्छा ठीक है कोमल, मैं आपको ज्यादा नहीं पूछूंगी कि इस बड़े में, पर मुझे एक बात जाननी थी आपसे। क्या आप मुझे सही सही बताएंगी। परिधि की इस बात को सुन कोमल धीरे कदमों से वापस बेड के बस जा बैठते हुए बड़ी ही गंभीरता के साथ परिधि से बोली, भाभी आपको क्या जानना है प्लीज पूछिए। अगर मैं बता सकती हूँ तो जरूर बताऊंगी। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप हम सब से किस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या बात है आपके दिल में जिस वजह से आप इतनी परेशान है। जैसे ही परिधि ये सवाल कोमल से करती है वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और हर बार हट के मारे वो झट से बेड पर से उठ खड़ी हो जाती है और उन्हें चेहरे को दूसरे तरफ कर झूठ बोलने लगती है, भाभी ये आप क्या बोल रही है। मुझे और परेशानी नहीं तो मुझे भला कौन सी परेशानी हो सकती है, और फिर आप सबके होते हुए मुझे किस बात की चिंता होगी। अच्छा तो फिर आज आप कामना के साथ इतना अजीब बिहेव क्यों की। उन्होंने तो आपसे कुछ खास नहीं पूछा था, तो फिर आप उस पर इतना क्यों गुस्सा हो गई थी कि उसके साथ बहस करने लग गई। ये सब भाभी आपको ये सब कैसे। कोमल थोड़ा सोचने लगी और हैरानी से पूछी कि उन्हें ये सब बातें कैसे पता। जिसे सुन परिधि भी बेड और से खड़ी हो उसके पास जाने लगती है। इधर नयन को तो नींद हुई नहीं, इसीलिए वो अपने दबे पांव से उठ रेशमा के कमरे से निकल जाती है और पूरे अंधेरे घर में भूत की तरह मंडराते हुए खुद में बरबराने लगती है, ये भी कोई बात हुई क्या। यूं अचानक से बोल दिया कि हम इस घर से 2 दिनों में जा रहे हैं। अरे उनका क्या जाएगा, नुकसान तो मेरा होगा ना। अभी अभी तो आए हैं इस महल जैसे घर में और इस रेशमा माँ के चक्कर में मुझे भी निकलना पड़ जाएगा इस घर से। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी वापस से उस घास फूस जैसे घर में रहने के लिए। अब मुझे ही कुछ आइडिया सोचना होगा इस घर में रुकने का। लेकिन मेरा दिमाग भी तभी चलेगा जब ये पेट जिसमें चूहे कूदे जा रहे हैं ये भरा हो। अब उस वक्त तो इस बात के चक्कर में खाना भी नहीं खा पाए, इसीलिए अभी भूख तो लगना वाजिब है। अब कोई उठ जाए और मुझे यूं इतने रात में घर में चोरों के तरह घूमते देख ले, उससे पहले जल्दी से रसोई जाकर खाना खा लेती हूँ। कोमल का कमरा। कोमल प्लीज अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है जिस वजह से आप इतने परेशान दिख रहे हैं तो हमें बताइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके परेशानी का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। पर इस तरह अगर आप हम में से किसी घर वालों को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगी तो खुद को ही और ज्यादा दुखी करेगी और हम में से कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। क्या भाभी, तब से मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि कोई परेशानी नहीं है, पर आप हो कि एक बात ही पकड़ कर बैठ गई है। अगर कोई परेशानी होती तो ना मैं आप सब में से किसी से कुछ बताती, और सच्ची बोल रही हूँ कोई परेशानी नहीं है। और रही बात उस कामना की तो उसे तो हर बात और शक करने की आदत है भाभी, आओ उसकी बातों में कहाँ आ गई। देखिए अब रात काफी हो चुकी है, आपको जाकर सो जाना चाहिए और फिर कल सब उठना भी होता है ना आपको, नहीं तो रेशमा मासी शुरू हो जाएंगी सुबह ही।
कोमल किसी तरह से बात को बार बार घुमाने की कोशिश किए जा रही थी और ये बात परिधि को साफ साफ समझ में आ रही थी। इसीलिए वो मन ही मन बोली, अब तो मुझे यकीन हो गया है कोमल कि आपके मन में जरूर कोई बात है जिस वजह से आप इतना परेशान लग रही है, पर अगर आप होने बात को अभी किसी से नहीं शेयर करना चाहती है तो मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। फिर कोमल से कहती है, अच्छा ठीक है कोमल, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको अपने मन की बात कहने के लिए किसी ऐसे दोस्त की जरूरत है जिसे आप बिना झिझक के सारी बात बोल सके और वो आपकी बातों को समझे, तो आप सीधे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे बातों को सुनने वाला, उसे समझने वाला हमें नहीं मिलता है तो हमें कैसा फील होता है। खैर अब रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। मुस्कुराते हुए परिधि बोली, जिसके जवाब में कोमल भी एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लेट हुए गुड नाइट बोल देती है। लेकिन जब परिधि कमरे से चली जाती है, यूं कोमल के चेहरे की वो मुस्कान एकाएक ही गायब सी हो जाती है और वो खुद में कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, और मैं आपको कैसे बताऊं कि इस एक मेरे दिल में, मेरे मन में क्या उथल पुथल मची हुई है, और फिर इस बात से कहीं आप सबको दुख पहुंचेगा तो फिर नहीं नहीं, मैं अपने दिल की बात बता इस घर में और प्रॉब्लम नहीं लाना चाहती हूँ। अगली सुबह परिधि एकदम सुबह के 5 बजे ही उठकर पूरे मंदिर को खुद से धो पोछ नहाकर पूजा भी कर ली, और वो अभी आरती का थाली रख मंदिर से निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही रेशमा पर जा पड़ती है, जिसे देख वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनके पास जा अपने दोनों हाथों से उनके पैर छू आशीर्वाद लेते हुए कहती है, शुभ प्रभात मासी जी। परिधि को इतने अच्छे तरीके से पूजा करते देख रेशमा का मन अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गया था, पर वो अपने चेहरे पर ये दिखाना नहीं चाह रही। यही जब परिधि मंदिर में पूजा कर रही थी, रेशमा ऊपर से सब देख रही थी और ये बात परिधि को बिल्कुल पता नहीं थी। डॉट, हाँ हाँ शुभ प्रभात, वैसे आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वैसे तो 7 बजे से पहले तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है, फिर आज क्या है? वो मासी जी, मैंने आपसे प्रॉमिस, मेरा मतलब है कि वादा की थी ना कि अब मैं जैसा आप चाहती है वैसा बनकर दिखाऊंगी, तो बस उसी की शुरुआत है। वैसे भी सुबह उठने से तो पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है, तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? इसीलिए आज से मैं रोज सुबह सुबह ही उठ जाया करूंगी। क्यों मासी जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? चलो कम से कम मेरी बातें अब यूं ही धीरे धीरे कर समझ में तो आने लगी ना? वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी बातों को सुन उस पर विचार कर रही हो। थोड़ा कर्कश आवाज में ही, पर उस आवाज के पीछे का प्यार परिधि को साफ दिख रहा था और इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, जी मासी, ये लीजिए प्रसाद, आप जाकर तब तक पूजा कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए और बाकी के घर वालों के लिए चाय बंस लाती हूँ। ठीक है बहू। रेशमा ये बोल परिधि को क्रॉस कर मंदिर की तरफ चली जाती है। परिधि भी अभी पीछे पलट मासी के तरफ देख देख मुस्कुराए जा रही थी, तभी रियांश धीरे से उसके कानों के पास आ कहता है, अरे वाह परिधि, मुबारक हो। अचानक से रियांश की आवाज सुनते ही परिधि हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ा कर आगे पलट जाती है, जिस वजह से रियांश के डर से उसके सर की टक्कर हो जाती है और दोनों के सर में चोट लग जाती है और परिधि लड़खड़ाकर फिसल भी जाती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही रियांश होने बाहों में उसे थाम लेता है। रियांश जैसे ही परिधि को अपनी बाहों में भरता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती है और दोनों एक दूसरे में मानो खोसे जाते हैं। दोनों के होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। ये सब कुछ ही दूर खड़ी नयन देख देख अपने हाथों में जो फूल थी उसे मसले जा रही थी, उसे इस तरह से फूल को मसलते सुगंधा देख लेती है और बड़ी ही हैरानी से उसके पास आते हुए पूछती है। परिधि रियांश के बाहों में गिरी हुई थी और दोनों की आंखें एक दूसरे में खोए ये नजारा दूर खड़ी नयन देख अपने हाथों में फूल को मसले जा रही थी। जब सुगंधा की नजर उस पर पड़ी तो उसे जरा अजीब लगा नयन का इस तरह से फूल को मसलना, और इसीलिए वो उसके पास जा खड़ी हो गई और गंभीर हो बोली, नयन बेटा, ये तुम पूजा करने वाले फूल को इस तरह से मसल क्यों रही हो अपने हाथों से? नयन ने जैसे ही सुगंधा की आवाज सुनी, वो झट से अपने गुस्से को छिपा झूठी मुस्कान होठों पर बिखेर बोल पड़ी, नहीं तो चाची जी, मैं पूजा करने वाले फूलों को भला मसलूंगी क्यों? अच्छा, तो फिर ये जो तुम्हारे हाथों में इस तरह से टूटे बिखरे फूल है, ये क्या खुद ही हो गए? तुम झूठ क्यों बोल रही हो बेटा? मैंने खुद देखा है तुम्हें फूलों को तोड़ते। अच्छा चाची जी, आप इस फूल को देखकर बोल रही थी,
वही तो मैं सोचूं कि मैंने तो आज के ताजे फूल को मंदिर में रख दिया है, फिर आप इस तरह का इल्जाम क्यों लगा रही हैं मुझ पर? वो क्या है ना कि जब मैं बगीचे में फूल तोड़ रही थी तो मुझे ये मुरझाए फूल दिख गए, सो मैंने इसे भी तोड़ लिया था, वही हाथ में थी तो शायद आप। सॉरी नयन बेटा, मुझे लगा तुम ताजे फूल को खराब कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वो सब बोल दिया, जबकि गलती मेरी ही थी। सुगंधा को लगा शायद वो नयन को कुछ ज्यादा ही बोल दी, इसीलिए उससे सॉरी बोल माफी मांग ली, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि नयन उस फूल को मसल क्यों रही थी। कोई बात नहीं चाची जी, वैसे भी अब हम कल तो जा ही रहे हैं रेशमा माँ के साथ, तो इतने समय में क्या हम एक दूसरे से नाराज होंगे? मैं अभी आती हूँ, इतना बोल नयन तेजी में रेशमा के कमरे के तरफ चली गई। इधर रियांश अभी तक परिधि को उसी तरह अपने बाहों में लिए बीच हॉल में खड़ा था। तभी परिधि की नजर मंदिर से निकल रहे रेशमा मासी पर जा पड़ी और वो झट से रियांश को अपने से दूर धकेल जल्दी से किचन की तरफ चली गई। उसका ऐसा करना एक पल को रियांश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पर जब वो पीछे पलटा तो सामने रेशमा को खड़ा देख एक झटका खा गया और बरबराते हुए बोला, रेशमा मासी, मासी आप यहाँ? अरे रियांश बेटा, तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। हाँ भाई मैं ही हूँ, अब सुबह सुबह मंदिर में नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ रहूंगी? रेशमा रियांश के बातों का जवाब देते हुए कहती है, जिसे सुन रसोई के पास खड़ी परिधि की हंसी निकल जाती है और उसे हंसते हुए रियांश देख अपनी आंखें बड़ी कर घूरने लगता है। रियांश मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, तू कहाँ देख रहा है? वो कहीं भी तो नहीं मासी, मैं बस ये पूछ रहा था कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो ना, तो यूं अचानक से मेरे सामने आ गई तो मुझे लगा कोई और है। वैसे आज आप इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो मासी, क्या बात है? रियांश थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, जिसे सुन रेशमा को हंसी आ जाती है और वो शर्मा कर मुस्कुराते हुए रियांश के गाल पर हल्के से प्यार का थपकी मारते हुए बोलती है, धत शैतान तू भी ना, कुछ भी बोलता है। मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मुझसे मजे ले रहा है, अब चल जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा। नहीं मासी, सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप आज एकदम पटाखा लग रही है। अब ये बात अलग है कि आपको किसी ने बताया ना हो, पर मैं बता रहा हूँ ना। चल चल मैं सब समझती हूँ, कौन पटाखा लगता है तुम्हें? अब यहाँ से जाएगा या फिर मैं क्लास लेना शुरू करूँ तेरी? रेशमा की बात सुन रियांश वहां से हंसते हुए चला जाता है और उसके बातों को याद कर रेशमा को भी हंसी आ जाती है। रेशमा जी के कमरे में इधर से उधर पूरे कमरे में चक्कर काटते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में रख बस मंडराए जा रही थी और खुदे बरबराते हुए बोले जा रही थी, मैं क्या करूं? अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, कल बुढ़िया मुझे भी अपने साथ लेकर इस घर से निकल जाएगी। नहीं नहीं भगवान जी, मैं नहीं जाऊंगी इस महल जैसे घर से वापस उस झोपड़ी में। बड़ी मुश्किल से यूं जिंदगी में ये रईसी आई है, अब मैं इसे वापस से खो नहीं सकती। ये सब ना उस परिधि की वजह से हुआ है, उसकी वजह से ही रेशमा माँ को यहाँ से जाने का मन कर रहा है। पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आखिर में मेरा नाम नयनतारा, अब कुछ ऐसा करूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस देखती जा परिधि, मैं किस तरह से इस घर में रेशमा को रोकती हूँ और खुद भी रहती हूँ। वैसे भी तूने मेरी जगह छीनी है, अगर तूने रियांश से शादी ना की होती तो आज मैं इस घर की बहू होती। शाम के लगभग 3-4 बज रहे थे। रियांश और रघुवीर दोनों ऑफिस गए हुए थे। घर पर केवल औरतें ही थी। कोमल भी आजकल ज्यादा अपने कमरे में ही समय बिताती थी, इसी वजह से इस वक्त कोई भी हॉल में नहीं था। परिधि सुगंधा के कमरे में थी और रेशमा अपने इस मौके का फायदा उठा नयन अपने झूठे गिरने का नाटक को अंजाम देने बाहर हॉल में आ गई और खुद में बोली, ये बिल्कुल सही समय है खुद को इस घर में रोकने का। ये गिरा पानी जमीन पर और ये गिरी मैं फिसल कर नीचे। अब ये सारा का सारा इल्जाम आएगा बेचारी परिधि पर और मैं इस घर में रुक जाऊंगी अलग। आहे है, हाय दया मेरी तो पैर गई। नयन की चीख भरी आवाज सुनते ही परिधि एकाएक खड़ी होते हुए बोली, ये आवाज, ये तो नयन की आवाज है माँ जी, उन्हें क्या हो गया? हाँ परिधि बेटा वही तो, अभी अभी तो वो हॉल की तरफ जा रही थी, फिर अचानक से उन्हें क्या हो गया? जल्दी चलिए चल कर देखते हैं। हाँ माँ चलिए। परिधि सुगंधा के साथ उनके कमरे से हॉल के तरफ तेजी में निकल गई और जैसे ही वो हॉल में पहुंची सामने फर्श पर गिरे नयन को देख दौड़कर उनके पास जा उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए बोली, नयन जी ये आप गिर कैसे गई?
और आप यहाँ पर कर क्या रही थी? हाय दया, मेरी तो पैर हिल भी नहीं रही है और कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं हिल भी नहीं पाऊंगी। ये क्या कर दिया भगवान जी आपने मेरे साथ। अभी नयन अभी नौटंकी कंटिन्यू कर ही रही थी कि तभी रेशमा भी वहां पर आ गई और वो भी एकदम हैरान हो गई नयन को जमीन पर गिरे देख। हाय नयन बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह से नीचे कैसे गिर गई? रेशमा माँ, वो मैं ये सोचकर आपके लिए रसोई घर से पानी लेने के लिए आई थी कि कहीं आपको प्यास लग जाए तो कमरे में पानी होना चाहिए ना। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मुझे कहाँ पता था कि यहाँ पर इतना सारा पानी पहले से गिरा हुआ है, जिस वजह से मैं फिसल गई और मेरे पैर कमर में बहुत मोच आ गई। रेशमा माँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। हाय, अब मैं क्या करूँ? क्या पानी गिरा हुआ था? ये सब इस बहू की लापरवाही की वजह से ही हुआ होगा। मैंने पचासों बार इसे समझाया है कि कोई भी काम करो यूं जरा ध्यान से किया करो, पर इसे मेरी बात समझ में कहाँ आती है। बस लगी रहती है अपनी ही धुन में। परिधि को रेशमा से डांट पड़ते देख मन ही मन नयन बहुत खुश हो रही थी, पर सुगंधा से रहा नहीं गया और इसीलिए वो अपनी बहन को बोल दी, प्लीज दीदी, इस वक्त नयन को काफी चोट लगी है, तो आप परिधि को डांटने की बजाय उस पर ध्यान दीजिए। परिधि को आप बाद में डांट लीजिएगा, पर इस वक्त नयन को डॉक्टर की जरूरत है। पर इस वक्त ना तो रियांश घर पर है और ना ही रघुवीर जी, तो हम डॉक्टर के पास नयन बेटा को कैसे लेकर जाएंगे? तुम ही बताओ मुझे। रेशमा जरा गुस्से में बोल रही थी। तभी परिधि कुछ देर रुकते हुए धीरे से आवाज में बोली, अगर मासी जी आपको बुरा ना लगे तो मेरे पास एक सुझाव है। बस मैं बता रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे तभी मैं कुछ करूंगी। कैसा सुझाव? अब जल्दी से बताओ भी तो, देख नहीं रही हो कितना दर्द हो रहा है नयन को? रेशमा के बोलने पर नयन ने अपने झूठे दर्द के नाटक को और जोर कर दिया और हाय दया हाय राम करने लगी। मासी जी, वो मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त तो रियांश जी और पापा जी दोनों मीटिंग में होंगे, इस वजह से वो तो आ नहीं पाएंगे। अगर आपको सही लगे तो मैं गाड़ी ड्राइव करके नयन जी को हॉस्पिटल लेकर चलूं क्या? अगर आपको सही लगे तभी मैं ऐसा करूंगी। परिधि की बात सुनते ही रेशमा की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और नयन खुद में धीरे से बरबराते हुए बोली, इसको गाड़ी भी चलानी आती है? हम बड़ी आई गाड़ी चलाने वाली। क्या बहू, तुम गाड़ी भी चलाती हो? एकदम सख्ती के साथ आंखें दिखाते हुए बोली। उनके आवाज को सुन परिधि एकदम से डर गई और मन ही मन खुद से बोली, हे भगवान, क्या जरूरत था मुझे गाड़ी चलाने वाली बात मासी जी से बोलने की? अब तो पक्का मासी जी बहुत नाराज हो गई होंगी मुझसे, तभी तो वो इतनी ज्यादा गुस्से में लग रही है। प्लीज मासी जी मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं बस वो तुमने अभी अभी बोला कि तुम गाड़ी चलाना जानती हो, तो जल्दी चलो ना। अब क्या मुहूर्त निकाल कर दूं, तब नयन को हॉस्पिटल लेकर जाओगी? चलो। एकाएक रेशमा की ये बात बोलने से वहां पर खड़े सभी लोगों की तो आंखें ही बड़ी हो गई, क्योंकि किसी को भी रेशमा के इस तरह के जवाब की कोई उम्मीद ही नहीं थी। एकदम उम्मीद से विपरीत बोल रही थी वो इस वक्त। तो दोस्तों, इस एपिसोड बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए आप सभी प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए तो दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।